हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को शुरू किया था और हम लोग आरबीआई के इनकम्स क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, वहां तक पढ़ा था। तो हम उस क्लास को थोड़ा सा रिकैप करते हैं 5-7 मिनट में और फिर हम आज इकोनॉमिक कैपिटल से शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को जब पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट्स की बात की थी। आरबीआई की क्या एडवाइजरीज हैं, क्या गाइडलाइंस हैं कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम सेफ, सिक्योर एंड इफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। और फिर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के सब्जेक्ट में और उसी पावर को यूज करते हुए आरबीआई ने एनपीसीआई को अथॉरिटी दी कि जो भी पेमेंट सिस्टम्स हमारे यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं आप उनको क्या करेंगे, आप उनको सुपरवाइज करेंगे। आप देखेंगे कि वो इफिशिएंट मैनर में ऑपरेट करते रहे। इन सबको जाना था, गाइडलाइंस को जाना था आरबीआई के क्या क्या हैं। और फिर एनपीसीआई के सब्जेक्ट में देखा था कि एनपीसीआई कौन कौन से पेमेंट सिस्टम्स को हमारे यहाँ पे ऑपरेट करता है। और फिर हम लोगों ने डेवलपमेंटल लोन की बात की थी। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ इकोनॉमिक ऐसे सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे जिनको कि एडिक्वेट और टाइमली जो है क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो वहां पे उसके लिए आरबीआई ने प्रोविजंस किए हैं और आरबीआई क्या करती है, समय समय पर कुछ जो सेक्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत ले आती है और जो हमारे बैंक्स हैं उनको उनके लिए मैंडेट करती है कि आप टोटल लेंडिंग करेंगे उसका कुछ परसेंट इन सेक्टर्स के लिए फिक्स रखेंगे कि आप अगर 100% आपकी जो टोटल लेंडिंग है वो 100 रुपीज की है तो वो उसमें से 40 रुपीज, 50 रुपीज, 75 रुपीज इन सेक्टर को ही आना चाहिए लेंडिंग के लिए। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले डिस्क्राइब हुआ था, आया था 1972 में। एक इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप था ऑन स्टैटिक्स, तो उसने इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की थी। और 1974 में फर्स्ट टाइम गाइडलाइंस आती हैं बैंकों के लिए कि आप 33.3% क्या करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करेंगे। और फिर आज की डेट में हम लोगों ने देखा कि जो हमारे यहाँ पे बैंक्स हैं उनको कितने परसेंट, अलग अलग तरीके के बैंक जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको 75% बोला गया है, जो रीजनल रूरल बैंक है उनको 75% बोला गया है, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको बोला गया है कि 40% आप क्या करेंगे। तो ये जो परसेंटेज हम कह रहे हैं ये क्या करेंगे, इतने परसेंट जो टोटल क्रेडिट मार्केट में प्रोवाइड करेंगे उसका 75% और 40% शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इन जो प्रायोरिटी सेक्टर्स को जिनको जो हमारी आरबीआई है जिसने जिन सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत रखा है उनको लेंडिंग किया जाएगा। और फिर हम लोगों ने उसी क्लास में जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था कि जो आरबीआई है वो रिसर्चेज करती है, सर्वेज करती है और डाटा को डिसेमिनेट करती है। आईएमएफ का एक एग्रीमेंट है उसको भी इन्होंने साइन कर रखा है, डाटा डिसेमिनेशन से रिलेटेड, डाटा को डिवाल्व करने से रिलेटेड कि डाटा को हम क्या करेंगे, डाटा को शेयर करेंगे। और फिर हम लोगों ने जो आरबीआई की रिपोर्ट्स हैं जिनके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, जो उसके पास डाटा है, जो रिसर्च जो सर्वेज के डाटा है उनको क्या करती है, लोगों तक पहुंचाती है, लोगों के परसेप्शन को मोल्ड करने का काम करती है। उन सब के सब्जेक्ट में हम लोगों ने जाना था। फिर हमने जो आरबीआई के सोर्सेस ऑफ इनकम है उसको जाना था। और क्योंकि हमें आज इकोनॉमिक कैपिटल पढ़ना है तो हमें एक बार फिर से जो सोर्सेज ऑफ इनकम थे उनको ध्यान से फिर से पढ़ना है। तो हम उसको एक बार अच्छे से डिस्क्राइब फिर से करेंगे और फिर इकोनॉमिक कैपिटल को जानेंगे कि इकोनॉमिक कैपिटल होता क्या है। तो आरबीआई के जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, पहला तो हम लोगों ने जब हम करेंसीज की बात कर रहे थे, उनके प्रिंटिंग की बात कर रहे थे, तभी हमने कहा था कि जो सिनेरियो रेस होता है, जो एक फेस वैल्यू होता है और एक फेस या टोकन वैल्यू होता है और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जिस मटेरियल को आरबीआई प्रिंट करता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो है हमारा सिनेरियो रेस। तो सिनेरियो रेस का हम लोगों ने वहीं पे पढ़ लिया था कि सिनेरियो रेस होता क्या है और इस तरीके से इसमें आरबीआई को कैसे बेनिफिट होता है। और उसके बाद हमें पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है हमारे यहाँ पे। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है इसमें कौन कौन से एसेट्स रखे जाते हैं, तो इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स रखे जाते हैं जो कि फॉरेक्स के अराउंड 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ गोल्ड और एसडीआर्स जो आईएमएफ की करेंसी है इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, इन एसेट्स को आरबीआई क्या करता है, यूएस का जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनमें इन्वेस्ट कर देता है। और भी जगहों पे इन्वेस्ट करता है जहां पे आरबीआई को फील होता है कि यहाँ पे जो उसका मनी है जो उसने डिपॉजिट किया है, कई सारे और सेंट्रल बैंक्स में भी डिपॉजिट करता है, किस बिना पे डिपॉजिट करता है कि ये यहाँ पे सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा और ये जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको अब निकाल लेंगे, इन एसेट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पे भी हमने डिपॉजिट किया है, इन्वेस्ट किया है, वहां से निकाल लेंगे। तो जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं ये यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और भी जो
फॉरेन के सेंट्रल बैंक से वहां पे डिपॉजिट किए गए हैं और इनसे क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है यहाँ से इंटरेस्ट प्राप्त करता है। तो एक तरीके से ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से आरबीआई क्या करता है, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं ओएमओ के थ्रू गवर्नमेंट्स के बॉन्ड को परचेज करता है। ओएमओ में आरबीआई गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं जो मार्केट में फ्लोट हुए हैं, जब मार्केट में लिक्विडिटी को क्या करना है, बढ़ाना है, लिक्विडिटी को बढ़ाना है, उस कंडीशन में आरबीआई ओएमओ के थ्रू जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनको परचेज करता है। परचेज करके सिक्योरिटीज को अपने पास रख लिया और जो टाइम पीरियड हुआ था उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पे जिनसे सिक्योरिटी को परचेज किया है उनको उनका प्रिंसिपल जो था और जो इंटरेस्ट था, यील्ड जो था वो दे दिया गया। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में पड़ी हुई हैं, तो अब जो इस पे इंटरेस्ट बन रहा है वो आरबीआई के पास में आ रहा है। इसी तरीके से आरबीआई डेप्ट मैनेजर के लिए तरीके काम करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे उन सबके लिए आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये कमीशन लेता है इन स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब ये डेप्ट मैनेजर के तरीके से काम करता है। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी कमीशन मिल रहा है, ये सारा जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका प्रॉफिट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कैपिटल को। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कैपिटल तो सपोज करते हैं हम कोई भी इंटरप्राइज है, कोई भी इंटरप्राइज है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, ये क्या कर रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे बना रहा है। अब एक इंटरप्राइज है, एबीसी इंटरप्राइज है और इंटरप्राइज किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। सपोज करते हैं कि किसी एक प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में जब वो पैसे को लगाएगा, ठीक है, जब वो पैसे को लगाएगा तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये स्ट्रेस में पहुंच जाए। हो सकता है कि प्रोजेक्ट स्विफ्टली क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए और ये प्रॉफिट देने लगे एबीसी इंटरप्राइज को। लेकिन चांसेस ये भी हैं कि प्रोजेक्ट जो है स्ट्रेस्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी इंटरप्राइज बना रहा है, कोई भी कंपनी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर रही है, तो ये इस तरीके से क्या है, ये इंटरप्राइज का कंपनी का एसेट है। और हो सकता है कि ये एसेट प्रॉफिट ना जनरेट करे, हो सकता है कि ये स्ट्रेस्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ पैसे, जो पैसे यहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए इस कंपनी ने, एबीसी इंटरप्राइज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, वो क्या हो गया, स्ट्रेस एसेट में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि लिमिटेड मनी या कैपिटल हम कहें, लिमिटेड कैपिटल इस एबीसी इंटरप्राइज के पास में पड़ा हुआ था और उसी लिमिटेड अमाउंट का कैपिटल का यूज करके एबीसी ने क्या किया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। ये लिक्विडेट नहीं किया जा पा रहा है। अब यहां से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ये हमें बेनिफिट नहीं दे पा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी। इंसॉल्वेंट होने का मतलब पहले जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंसॉल्वेंट हुआ और अब कंपनी के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। कंपनी को क्या लगा था कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ था, कंपनी के पास जो भी पैसा बचा हुआ था, कंपनी ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जहां पे उन्होंने अपनी सारी कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया और यहां से जिस भी प्रोजेक्ट में किया है वो प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, वो लिक्विडेट नहीं हो पा रहा है या स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया है और अब यहां से कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई भी बेनिफिट इस कंपनी को नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, कंपनी भी क्या होगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी। या फिर हम सिर्फ प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट में कहें तो प्रोजेक्ट क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, प्रोजेक्ट स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। एसेट जो था हमारा वो स्ट्रेस एसेट में कन्वर्ट हो गया। अब इस कंडीशन से बचने के लिए जो फ्रेमवर्क है हमारा वो है इकोनॉमिक कैपिटल का फ्रेमवर्क। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है हमारा, ये भी एक तरीके से एक कंपनी ही है, एक इंस्टीट्यूशन ही है, एक कारपोरेशन ही है और ये क्या करता है, कई सारे प्रोजेक्ट्स को चला रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट्स को चला रहा है, गवर्नमेंट को फंड कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को फंड कर रहा है, बैंकों को फंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आरबीआई है ये एक तरीके से
कॉरपोरेशन है और इसने कई सारे प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे को लगा रखा है। इसने गवर्नमेंट को फंडिंग की है, स्टेट्स को फंडिंग की है, कई सारे प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट ये फंडिंग करता है, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी तरफ से ग्रांट्स देता है, सपोर्ट करता है उनको। तो यहाँ पे जब ये आरबीआई इन प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इन केस ऐसा हो कि जहां पे इसने फंडिंग की वहां पे वो एसेट क्या हो गया, वो एसेट स्ट्रेस्ड एसेट में कन्वर्ट हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा कि आरबीआई के जो परफॉर्मेंस है ये ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, अब आरबीआई का जो परफॉर्मेंस है ये ठीक से नहीं चल रहा है, आरबीआई ठीक से हमारा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं, जो पॉपुलेशन है, जो कंज्यूमर्स है, इनका ट्रस्ट क्या होगा, इनका ट्रस्ट इस सेंट्रल बैंक पे घटेगा। इस कंडीशन से बचने के लिए आरबीआई क्या करता है कि कुछ कैपिटल रिजर्व रखता है। कैपिटल रिजर्व या इकोनॉमिक कैपिटल। ठीक है, तो इकोनॉमिक कैपिटल क्यों रखा गया, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे फंड किया जा रहा है और उस प्रोजेक्ट में क्या है, रिस्क भी शामिल है। प्रोजेक्ट क्या करेगा, अगर अच्छे से चल गया तो ये क्या करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, देश में जो लोग हैं इनको इनके इनकम में इजाफा करेगा। लेकिन प्रोजेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि ये स्टेट एसेट में भी कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे जो रिस्क का इवेल्युएशन है, प्रोजेक्ट जो किया गया उस प्रोजेक्ट में क्या किया गया, रिस्क का इवेल्युएशन किया गया और उसके बेस पे उस रिस्क को, ठीक है, रिस्क इवेल्युएशन किया गया और जो रिस्क था उसको मोनेटाइज किया गया और कुछ पैसे इस रिस्क के एवज में पहले क्या कर दिए गए, कुछ पैसों को क्या किया गया, प्रोविजन कर दिया गया, कुछ पैसों की प्रोविजनिंग कर दी गई। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि इस रिस्क के एवज में कुछ पैसों को साइड लाइन में रखा गया और बोला गया कि इस पैसे का यूज हम कहीं नहीं करेंगे। अब जब भी ये प्रोजेक्ट अगर स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोजेक्ट स्ट्रेस एसेट हो जाता है, तब हम क्या करेंगे कि जहां पे भी में हमारी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को इस प्रोविजन मनी से क्या करेंगे, फंड कर देंगे, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट भी बना रहेगा, जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये लिक्विडिटी भी बना रहेगा। तो ये है इकोनॉमिक कैपिटल का रीजन। इकोनॉमिक कैपिटल की जरूरत क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल होता क्या है, तो इकोनॉमिक कैपिटल क्या है कि मेजर ऑफ रिस्क है इन टर्म ऑफ कैपिटल, मेजर ऑफ रिस्क इन टर्म ऑफ कैपिटल। रिस्क था और उस रिस्क को हमने इवेलुएट किया और उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, प्रोजेक्ट चलाने के प्रोसेस में क्या होगा, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल जाएगा, प्रोजेक्ट का निर्माण हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्या करेगा, बेनिफिट देने लगेगा, हमें प्रॉफिट देने लगेगा, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हो गई। लेकिन इन केस जो प्रोजेक्ट है वो रिस्की एसेट में कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रेस्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाए, इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ रिस्क को इवेलुएट कर रहे हैं और उस रिस्क को हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब हम कैपिटल में कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, कुछ पैसे को जो हमने रिस्क को इवेलुएट किया है उसका जो कैपिटल बना है उस कैपिटल को हम साइड में कर दे रहे हैं और हम इस कैपिटल को तब यूज करेंगे जब ये हमारा जो एसेट है ये अच्छा हो जाए। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो भी जहां से भी हमने कैपिटल को उठाया है और इस प्रोजेक्ट में एसेट में फंडिंग की थी, अब हम क्या करेंगे, वहां पे इसको रिटर्न कर देंगे, इस प्रोविजन मनी को, ये जो हमने इकोनॉमिक कैपिटल को साइड में रखा है। तो यहाँ पे जो प्रोविजन मनी है ये हमारा है इकोनॉमिक कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। अब जो हमारा आरबीआई एक्ट 1934 है, आरबीआई एक्ट
1924 है, ये दो ऑब्जेक्टिव्स बताता है। दो ऑब्जेक्टिव्स बताता है इकोनॉमिक कैपिटल के, कि इकोनॉमिक कैपिटल को रखना क्यों है, या फिर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बताता है और बताता है कि इस फ्रेमवर्क की हमें जरूरत क्या है। तो यहाँ पे बताता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा डीलर है, या ये ओवरऑल इकोनॉमी को लेके चलता है। तो यहाँ पे आरबीआई जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ पे अगर कोई भी खतरा आता है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, तो ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस क्राइसिस से क्या करे, वो फाइट करे। तो यहाँ पे आरबीआई मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कोई भी क्राइसिस हो फाइनेंशियल सिस्टम में तो उससे फाइट करे। तो हम यहाँ पे फ्लो चार्ट को मेंटेन करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट कोई भी क्राइसिस आता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। तो यहाँ पे आरबीआई बस अपने लिए नहीं, अपने यहाँ जो खुद फंडिंग कर रहा है बस उसके लिए नहीं, यहाँ पे जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे गवर्नमेंट है, जो बैंक है, ठीक है, प्राइमरी डीलर्स हैं, एनबीएफसीज हैं, तो जो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर और कोई फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करे, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैनेज करे, उससे फाइट करे। ठीक है, तो अब देयरफॉर आरबीआई शुड हैव एडिक्वेट, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए आरबीआई के पास क्या होना चाहिए, एडिक्वेट फंड होना चाहिए कैपिटल रिजर्व में, इकोनॉमिक कैपिटल में। ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्यों होना चाहिए। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कितना इकोनॉमिक कैपिटल को रखना है, आरबीआई को कितना इकोनॉमिक कैपिटल अपने पास मेंटेन रखना है। और जो सारी प्रॉफिट होती है आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास जो इनकम हुई आरबीआई क्या करेगा, रिस्क के लिए रिजर्व रखेगा और दूसरा ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट वो होता है जिसके एवज में कोई सर्विस नहीं ली जाती है। हमने कोई सर्विस नहीं ली लेकिन फिर भी हम आपको पे कर रहे हैं, आपने हमें कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की फिर भी हम आपको पे कर रहे हैं, ये है ट्रांसफर पेमेंट। तो यहाँ पे आरबीआई जो उसके पास प्रॉफिट है, जो उसका इनकम है, उसके कुछ हिस्से को फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी क्राइसिस है उससे फाइट करने के लिए रख लिया, और बाकी सारे को क्या करेगा, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ट्रांसफर कर देगा। तो दूसरा जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रांसफरिंग द रिमेनिंग अमाउंट टू द गवर्नमेंट, कुछ पैसे को, जो यहाँ पे इनकम थी, जो यहाँ पे प्रॉफिट था आरबीआई का, आरबीआई ने क्या किया, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत पहले ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत इसको अपने कैपिटल रिजर्व में रख लिया, जिससे कि फाइनेंशियल सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये इससे फाइट कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, जो यहाँ पे इनकम हुई थी आरबीआई की, आरबीआई ने उसमें से कुछ इनकम को यहाँ पे अपने कैपिटल रिजर्व में रख लिया है, इकोनॉमिक कैपिटल के रिजर्व में रख लिया है, और अब जो यहाँ पे पैसा बचा है आरबीआई को क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, ट्रांसफरिंग द रिमेनिंग अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आरबीआई ने इस एक्ट के अंतर्गत, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत क्या किया, यहाँ पे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को तैयार किया। यहाँ पे आरबीआई एक्ट के अंतर्गत
इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के 2 ऑब्जेक्टिव बताए गए। यहाँ पे ये बताया गया पहले ऑब्जेक्टिव में कि आपको क्या करना है, इकोनॉमिक कैपिटल को बना के रखना है, कैपिटल रिजर्व को बना के लिए रखना है, जिससे कि कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो आप क्या करें, उससे जूझ सके, उससे लड़ सके। लेकिन यहाँ पे वो चीज फिक्स नहीं की गई कि आप कितना परसेंट या कितना अमाउंट अपने रिजर्व में रखेंगे। तो यहाँ पे जो आरबीआई के पास पावर थी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत, यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया कि जो उसके पास फंड थे, यहाँ पे जो उसके पास फंड थे, वहां पे उसने बोला कि हम ईयरली बेसिस पे क्या करेंगे, ईयरली बेसिस पे रिस्क को कैलकुलेट करेंगे और उसके बेस पे हम जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, टोटल हमारे पास इनकम है, उसमें से क्या करेंगे, उसमें से एक परसेंटेज को, एक फ्रैक्शन को निकालेंगे और हम कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व में उसको रखेंगे। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस रिस्क कैलकुलेशन, रिस्क कैलकुलेट करेंगे ईयरली बेसिस पे और हम फंड को ऐड करेंगे अपने, हमेशा ईयरली बेसिस पे हम, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी इकॉनमी है वो बढ़ रही है, तो ईयरली बेसिस पे हम देखेंगे कि कितना हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, कितना यहाँ पे रिस्क बढ़ रहा है, और जो बढ़ रहा है हम उसी के बेसिस पे क्या करेंगे कि फंड को ऐड करेंगे अपने रिजर्व में। तो ये था आरबीआई का फ्रेमवर्क और आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आरबीआई जो मैक्सिमम है, मिनिमम को कैपिटल रिजर्व में रखे और मैक्सिमम को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दे, जिससे कि गवर्नमेंट की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो ठीक रह सके। गवर्नमेंट चाहती है कि जितना पैसा उसको मिलेगा उतनी ही फिजिकल कंडीशंस उसकी ठीक रहेंगी, उतनी ही वो वेलफेयर स्कीम चला सकेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, आरबीआई ने कुछ पैसे ट्रांसफर किए और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसको इससे ज्यादा मिलेंगे। अब इस कंडीशन में आरबीआई ने क्या किया, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया, कमेटी का निर्माण किया, बिमल बिमल जालान कमेटी, विमल जालान कमेटी, और इस कमेटी ने 2019 में अपने रिकमेंडेशंस को इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग में पेश किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो विमल जालान कमेटी थी उसे क्या डिटरमाइन करना था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसे डिटरमाइन करना था कि कितनी मनी का प्रोविजन किया जाना है या फिर एलोकेट किया जाना है कैपिटल रिजर्व को। और क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व में जो एलोकेशन किया जा रहा है, इसको जो मेजर किया जा रहा है, ये बहुत ही टफ प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आप कोई सिंपल कैलकुलेशन बताएं जिसके बेस पे क्या हो, जिसके बेस पे इकोनॉमिक कैपिटल को यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सके और प्रॉफिट जो है, जो बाकी रिमेनिंग है, वो गवर्नमेंट को दिया जा सके। तो यहाँ पे 2019 में इस बिमल जालान कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस को पेश किया और इन्होंने बोला कि आरबीआई को 5.5 से 6.5% के बीच में, 2019 रिपोर्ट बिमल जालान कमेटी की थी, ये ध्यान रखना पिछली स्लाइड से। और यहाँ पे इसने बोला कि 5.5% टू 6.5%, ठीक है, 5.5 से 6.5% के बीच में जो हमारा आरबीआई है, क्योंकि मनी क्रिएशन, मनी सप्लाई कौन कर रहा है हमारे सिस्टम में, आरबीआई ही कर रहा है। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट लाइबिलिटी, अल्टीमेट एसेट्स हैं वो आरबीआई के ही हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि आरबीआई के पास जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं या टोटल लाइबिलिटीज हैं,
बोला गया कि आरबीआई क्या करे, रिस्क का कैलकुलेशन करे और 5.5 से 6.5% के बीच में जो उसका टोटल लायबिलिटी है, एसेट है, उसको 5.5 से 6.5% उसका क्या करे, कैपिटल रिजर्व में अपने रखे, ऐड करे। और जो रिमेनिंग है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दे। तो विमल जालान कमेटी ने कहा कि आपके पास जो टोटल एसेट है या लाइबिलिटीज हम कहें उनको, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो बैंक होते हैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जो उसके ऊपर लाइबिलिटीज होती है वही उसका अराउंड में एसेट होता है, उतना ही इक्वल लाइबिलिटी और इक्वल एसेट होता है। तो यहाँ पे कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो टोटल एसेट्स है आरबीआई के पास या हम कहें लाइबिलिटीज है आरबीआई के पास, उसका 5.5 से 6.5% के बीच में ही कैपिटल रिजर्व को मेंटेन करे और जो रिमेनिंग पैसे हैं यहाँ पे उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दे। और इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दिया कि यहाँ की देयर यहाँ पे जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं और आरबीआई के ऑब्जेक्टिव हैं उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। तो देयर ऑलवेज नीड टू बी हार्मोनी between the objective of RBI and गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने फ्रिक्शन को देखा था और इन्होंने बोला कि ठीक है, आप इतना कैपिटल रिजर्व को मेंटेन करें, इकोनॉमिक कैपिटल को मेंटेन करें और बाकी जो बचा हुआ है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दें। और जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है और जो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है ये हार्मोनी में होने चाहिए, जिससे कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। ठीक है, ये हो गया हमारा आरबीआई के सब्जेक्ट में। अब हम अपना अगला सब यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे दो तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे पहला जिन्हें हम बैंक कहते हैं और दूसरा एनबीएफआईज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है यहाँ पे दो तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक जो बैंकिंग सर्विसेज के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है जो हमें बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो दो तरीके से कैटेगराइज्ड है ब्रॉडली। एक है बैंकिंग और दूसरा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ये क्या करते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ये जो कैपिटल रेज कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं, ये लोगों से डिपॉजिट ले रहे हैं, यहाँ पे लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और यही इनके लिए क्या है, लाइबिलिटी है और यही इनके लिए एसेट का भी काम करता है। ये लोन देते हैं तो एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये काम कैसे कर रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट से। यहाँ पे जो एनबीएफआईज हैं ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब ये जब डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इनका काम कैसे चल रहा है, ठीक है, इनके लिए कैपिटल कहां से आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये मनी को रेज करते हैं कहां से, बाय सेलिंग, बाय ऑपरेटिंग इन
फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट में क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, वहां से प्रॉफिट बनाते हैं और ये बारो करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेट इन सिक्योरिटीज मार्केट और क्या करते हैं, बारोइंग करते हैं एंड बारोज। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में दो तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंक और एक एनबीएफआईज। बैंक्स क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और यही इनके लिए एसेट लायबिलिटी के रूप में कन्वर्ट होता रहता है। और जो एनबीएफआईज हैं ये नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या काम कैसे चल रहा है, तो ये सिक्योरिटीज मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और वहां से प्रॉफिट बना रहे हैं, और अगर इनको पैसे की और जरूरत हो तो ये बारो कर लेते हैं। जो बैंक्स होते हैं ये चेक्स इशू करते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट देख रहे हैं कि जो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है ब्रॉडली, बैंक और नॉन बैंक में, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट का हमने पहले देखा, मनी को रेज कैसे कर रहे हैं वो पहला था हमारा। दूसरा जो है वो बैंक जो है चेक्स को इशू करते हैं। ये जो है दे कांट इशू चेक्स, ये चेक्स को इशू नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे बैंक्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं पेमेंट सेटलमेंट के सिस्टम में। जो बैंक्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये इस तरीके की किसी भी काम में, पेमेंट सेटलमेंट के सिस्टम के किसी भी काम में ऑपरेट नहीं करते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे बैंक्स जो हैं इनको रिजर्व मेंटेन करना होता है, सीआरआर, एसएलआर, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके लिए कोई भी ऐसा रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा बैंक और एनबीएफआई के बीच में डिफरेंस। जो ब्रॉडली हमारा डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इसी जब यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, तो ये सिक्योरिटीज मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और वहां से मनी को प्रॉफिट बना रहे हैं, और अगर इन्हें और जरूरत पड़ रही है तो ये बारोइंग कर रहे हैं। इसी तरीके से बैंक्स, जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो बैंक के लिए क्या करता है, समय समय पे गाइडलाइंस को जारी करता है कि आपको कैसे पैसे मार्केट में पहुंचाने हैं, पैसे इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। लेकिन इस तरीके का कोई भी गाइडलाइन जो बैंक्स हैं इनको गाइडलाइन मिलता है फ्रॉम आरबीआई, ऐसा कोई भी गाइडलाइन एनबीएफआईज के केस में नहीं होता है, नो सच गाइडलाइंस। एनबीएफआईज के केस में ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं होता है आरबीआई का। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम था उसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। अब इसमें से हम पहले बैंक्स के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि बैंक्स कैसे डिवाइडेड हैं, बैंक्स कितने तरीके के हैं, इन सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो बैंक है हमारे यहाँ पे, जो बैंक्स है हमारे यहाँ ये मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक है कॉमर्शियल बैंक और दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक। जो कोऑपरेटिव बैंक है इनका जो प्रिंसिपल है कोऑपरेशन का है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ में आना है और एक दूसरे की मदद करनी है, प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। लेकिन दूसरी साइड जो हमारा कमर्शियल बैंक है तो ये क्या कर, इसका फोकस कहां पे है, प्रॉफिट पर है।
ठीक है, तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वही अलग हैं। कोऑपरेटिव जो बैंक है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है। यहाँ पे जो अल्टीमेट मोटो है कि यहाँ पे जो भी लोग शामिल हैं, जो जिनका भी अकाउंट है और यहाँ पे जो भी जिन्होंने भी आके साथ में आके पैसे जुटा के बैंक को ओपन किया है, उनको क्या मिलना चाहिए, उनको प्रॉफिट हल्का सा मिलना चाहिए, मतलब कोऑपरेटिव बेसिस पे प्रॉफिट मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट तो होगा ही। तो यहाँ पे लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पे जिनके अकाउंट हैं, इनका मोटो ये है कि जिन्होंने यहाँ पे अपने अकाउंट्स कोऑपरेटिव बैंक में ओपन किए हैं, उनको अल्टीमेट फायदा होना चाहिए। इनसे बहुत ज्यादा लेंडिंग रेट नहीं लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है जब इनको लोन दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉमर्शियल बैंक जो है, यहाँ पे जब जो डिपॉजिट रेट है, डिपॉजिट रेट को कम रखा जाएगा, लेंडिंग रेट को हाई रखा जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक के केस में क्या है कि डिपॉजिट रेट को हाई रखा जाएगा और जो यहाँ पे लेंडिंग रेट है ये कम रखा जाएगा। मतलब जब यहाँ पे आप कोऑपरेटिव बैंक में जाएंगे और अपनी पैसे को डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। सॉरी, जहां पे डिपॉजिट रेट को हाई रखा जाता है, तो आप यहाँ जब आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो आपको चांसेस है कि कॉमर्शियल बैंक से ज्यादा डिपॉजिट रेट मिल जाए। और जब यहाँ पे लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन का जो रेट होगा, जो लोन पे इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो कॉमर्शियल बैंक से जनरली क्या होगा, कम ही होगा। कम रेट पे यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इनका जो प्रिंसिपल है वही अलग है। जो कॉमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है और जो कोऑपरेटिव बैंक है ये कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसी तरीके से जो कॉमर्शियल बैंक है इसको ऑपरेट कौन करता है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ऑपरेटेड, जिसका जितना शेयर होता है उसके वोट का वैल्यू उतना ही होता है। जैसे हम सपोज करें कि एबीसीडी 4 पर्सन है, यहाँ पे ए के जो शेयर्स हैं वो 20% हैं इस कंपनी में, बी के 25% है, सी के जो शेयर्स हैं वो 15% हैं। हमारे पास बचा कितना है, 40 20 60, डी 40%। तो डी के पास 40%। तो अब यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग लिया, जो डिसीजन बनाया जाएगा किसी भी चीज के रिगार्डिंग पे, बैंक के ऑपरेशन के रिगार्डिंग, वहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू डी के वोट की होगी, डी की ओपिनियन की होगी। लेकिन ऐसा कोऑपरेटिव बैंक के केस में नहीं होता। यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं, वन वोट वन वैल्यू पे ये काम करता है। किसी के पास कितना भी शेयर हो, किसी ने यहाँ पे बैंक को शुरू करने में कितने ही मनी की यहाँ पे क्या की हो, सर्विस की हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, उसकी वोट की वैल्यू वन ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग में जब वोटिंग की जाती है, जब यहाँ पे विचार विमर्श किया जाता है, तो जिसका जितना ज्यादा शेयर रहता है उसके वोट की उतनी ही ज्यादा वैल्यू होती है। इसी तरीके से जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ देते हैं, डिपॉजिट रेट पर देते हैं। और जब लेंडिंग करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम रेट पर लेंडिंग करते हैं। अब हम देखें आगे कॉमर्शियल बैंक को। तो कॉमर्शियल बैंक के सब्जेक्ट में हमने समझा है कि ये जो कॉमर्शियल बैंक है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, इनको प्रॉफिट चाहिए। ये जब आप डिपॉजिट करने जाएंगे तो चांसेस हैं कि कोऑपरेटिव बैंक से कम रेट पर ही ये आपका डिपॉजिट लें, और लेकिन जब ये लेंड करेंगे तो कोऑपरेटिव बैंक जिस रेट पे लेंड कर रहा है उससे ज्यादा पर ही लेंड करेंगे, जिससे कि इनको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की ये एक कोशिश है। ठीक है। अब जो कॉमर्शियल बैंक है इनकी भी दो कैटेगरीज हैं, एक है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स और जो दूसरा है
नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। ये शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड का क्या मतलब है? तो शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक वो बैंक्स हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में मेंशन हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में, सेकेंड शेड्यूल क्लॉज 32 में मेंशन है। ठीक है, अब ये जो सेकेंड शेड्यूल क्लास 32 है, ये क्या बताता है? क्लास 42 सॉरी, क्लॉज 42 ये बताता है कि ये दो कंडीशंस को रखता है कि बैंक जिस कंडीशन पे, जिस प्रैक्टिस को क्या करेगा, यहाँ पे जिस प्रैक्टिस के अंतर्गत काम करेगा, जो यहाँ पे नियम को अपनाएगा, वो अगर जो डिपोजिटर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं अगर उसके लिए हार्मफुल नहीं है, तो जो बैंक है वो सेकंड शेड्यूल में मेंशन किया जाएगा। मतलब जो भी प्रैक्टिसेस को, जिन भी प्रैक्टिसेस के थ्रू बैंक ऑपरेट कर रहा है, वो डिपोजिटर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, उनके लिए डिट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए, उनके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। और एक है जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है मिनिमम पेड अप कैपिटल का और रिजर्व रिक्वायरमेंट को लगातार मेंटेन करने का। अगर इन दोनों क्राइटेरियाज को कोई भी बैंक जो है, जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो है, इनको फॉलो करता है, उस कंडीशन में इसको कहां पे मेंशन किया जाता है? आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, तो वो बैंक्स जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, उनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो वहां पे मेंशन नहीं है और उन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मिनिमम पेड अप कैपिटल को, जो उनका रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको लगातार मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और ऐसी प्रैक्टिसेस को यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि जो डिपोजिटर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके लिए इन फ्यूचर हार्मफुल हो सकता है, तो इसलिए इनको नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में, नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की लिस्ट में रखा गया है। और ऐसे 3 बैंक्स हैं और इनकी अराउंड 9 ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे, जो कि नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है इसको हमने 2 ग्रुप्स में, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में क्लासिफाई किया है। सेकंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 सेकंड शेड्यूल में मेंशन है तो वो है हमारा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, और अगर नहीं मेंशन है उसमें तो वो है हमारा नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं इन्हें रिजर्व रिक्वायरमेंट आरबीआई के साथ में मेंटेन करना होता है। ठीक है, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है ये रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है उसको आरबीआई के साथ में मेंटेन करते हैं, लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है इन्हें आरबीआई एक्ट नहीं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, इसके अंतर्गत ये आरबीआई के साथ में रिजर्व जो रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करें, लेकिन इनके लिए जरूरी नहीं है कि ये आरबीआई के साथ में ही मेंटेन करें। इनको रेगुलेट जिससे किया जा रहा है वो है हमारा 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके अंतर्गत इनको बोला गया कि आप रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करें। ठीक है, लेकिन ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई, तो ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 इनसे कह रहा है कि आप आरबीआई के साथ चाहें तो मेंटेन करें और नहीं चाहें तो नहीं मेंटेन करें, आप अपने पास ही मेंटेन करें। और जो नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं इनके जो ऑपरेशंस हैं ये भी लिमिटेड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये किस तरीके की बैंकिंग इनको अलाउड है इसके बेस पे इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब हम देखें कोऑपरेटिव बैंक्स को। हमने जाना ही कौन से प्रिंसिपल्स पे ये वर्क कर रहे हैं, कोऑपरेशन के प्रिंसिपल्स पे, कि यहाँ पे जो भी डिपोजिटर्स हैं उनको क्या हो, प्रॉफिट हो, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो।
इस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहे हैं। तो डिपॉजिट पे जब कोई भी डिपॉजिट करने जाता है तो उसको यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट देते हैं, और जब कोई इनसे बारो करने जाता है तो यहाँ पे जब ये लोन देते हैं तो मिनिमम रेट पर यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं, कम रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो कोऑपरेटिव बैंक है ये रजिस्टर किए जाते हैं रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंतर्गत क्या है, रजिस्टर्ड है, उसको क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। जो कोऑपरेटिव बैंक है ये भी, इनको भी हम कई तरीके से डिवाइड किए हैं। तो जो हम पहला डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। बस इतना ही है कि जो कोऑपरेटिव बैंक अर्बन एरियाज में अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, सब अर्बन एरियाज में अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और जो रूरल एरियाज में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, वो है हमारा रूरल कोऑपरेटिव बैंक। दोनों के लिए एसेंशियल है कि ये स्मॉल बारोवर्स को और बिजनेसेस को क्या करें, लोन प्रोवाइड करें, लेंडिंग करें। ठीक है। अब जो हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव, तो यहाँ पे सिर्फ एरियाज के सब्जेक्ट में है, जो डिफरेंस है वो एरियाज के सब्जेक्ट में है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये रूरल एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। पहले इनके लिए लिमिटेड था कि रूरल तो कंप्लीटली रूरल को प्रोवाइड कर रहा है। अर्बन के लिए भी कहा गया था कि आप इस जो यहाँ पे छोटे बारोवर्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, इनको क्या करेंगे, लेंडिंग करेंगे। लेकिन अब इनको बढ़ा दिया गया है कि आप जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको भी लेंड कर सकते हैं। अब हम देखें कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये भी शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड में बटे हुए हैं। तो शेड्यूल्ड का मतलब कहीं भी हो वो वही होता है। तो शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड का मतलब फिर से वही कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में अगर मेंशन है तो वो है हमारा शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। नहीं मेंशन है तो नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कि ये भी नॉन शेड्यूल्ड में और शेड्यूल्ड में डिवाइडेड हैं। इसी तरीके से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके एरियाज ऑफ ऑपरेशंस के बेस पे, एरियाज ऑफ ऑपरेशंस, एरियाज ना कहें हम यहाँ पे स्टेट्स कहें तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हमने एरियाज के बेस पे अर्बन और रूरल को देख लिया है। तो स्टेट्स, तो यहाँ पे एक है सिंगल स्टेट और जो दूसरा है वो है मल्टी स्टेट। जो रेगुलेशंस है बस वही डिफरेंट है, बाकी वर्किंग फंक्शंस जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी सेम है। तो कुछ ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि एक ही स्टेट में सिर्फ फैले हुए हैं, उनके ब्रांचेस सिर्फ एक ही स्टेट में फैले हुए हैं। कुछ ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनकी जो ब्रांचेज हैं 2, 3, 4, 5 कितने भी स्टेट्स में फैली हुई हैं, एक से ज्यादा स्टेट में, बस ये अब 5 में फैली हो या फिर 50 में फैली हो उससे हमें मतलब नहीं है। बस यहाँ पे है कि ये मल्टी स्टेट में अपना फंक्शन, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके ब्रांचेज कई सारे स्टेट्स में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं
इनको जो रिस्पेक्टिव जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के जिस भी स्टेट के अंतर्गत आ रही हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसके अंतर्गत ये गवर्न की जाती हैं। तो यहां पे सिंगल स्टेट रिस्पेक्टिव, तो इनका जो गवर्न हो रहा है रिस्पेक्टिव स्टेट्स कोऑपरेटिव जो उनका स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसके अंतर्गत गवर्न की जाती हैं। और इनको रेगुलेट कौन करता है? उस स्टेट का जो होता है रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो इनको क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो जो सिंगल स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक है, इनको उस स्टेट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसके अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसी तरीके से जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो 2002 में आया था, इसके अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। इसके अंतर्गत जो अथॉरिटी दी गई है वो रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दी गई है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पे पावर दी गई है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं इनको क्या करे? रेगुलेट करे। किस एक्ट के अंतर्गत? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के अंतर्गत। और जो सिंगल स्टेट की हैं वो उस स्टेट का जो कोऑपरेटिव एक्ट होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होता है, उसके अंतर्गत गवर्न की जाती हैं। और वहां पे उस स्टेट में जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है उस एक्ट के पावर्स के द्वारा क्या करता है? इनको रेगुलेट करता है। सिंगल स्टेट की जो सिंगल स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक होती हैं। अब यहां पे हम देखें तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, इसके जो लॉज हैं, यहाँ पे जो नियम दिए गए हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी अप्लाई होते हैं और इनको 1966 से अप्लाई किया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत के अंतर्गत जो लॉज कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड थे, इनको 1966 में इंप्लीमेंट किया गया कोऑपरेटिव बैंक पे। यहाँ पे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 1949 का, इसमें जो लॉज दिए गए थे कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड, कोऑपरेटिव बैंक से जो रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई थी, इनको 1966 में कोऑपरेटिव बैंक्स पर अप्लाई किया गया। और यहां जब इसको अप्लाई किया गया तो यहाँ पे डुअलिटी ऑफ कंट्रोल आ गई। दिस लेड टू डुअलिटी ऑफ कंट्रोल। मतलब अब यहाँ पे आरबीआई को भी पावर दे दी गई इनको रेगुलेट करने की, सुपरवाइज करने की। अभी तक कौन था? सेंट्रल रजिस्ट्रार जो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, या स्टेट का जो रजिस्ट्रार था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, इन्हीं को ये पावर्स थी कि ये रेगुलेट कर रहे थे। अभी जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के एक्ट को 1966 में
जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके लिए अप्लाई किया गया, इनके लिए इंटरप्रेट किया गया, तब यहाँ पे आ गया डुअलिटी ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे दो अथॉरिटीज हो गई, जो यहाँ पे कोई रेगुलेट कर रहा है, कोई सुपरवाइज कर रहा है, कोई किसी फंक्शन को यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है। अब यहाँ पे बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और आरबीआई, तो यहाँ पे जो सेंटर का रजिस्ट्रार था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, और जो स्टेट का रजिस्ट्रार था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, उनके साथ में आरबीआई भी यहाँ पे आ गया और अब वो गवर्न करेगा। आरबीआई विद रजिस्ट्रार्स ऑफ सेंटर या स्टेट। अगर स्टेट की सिंगल स्टेट की थी तो स्टेट आएगा, स्टेट का जो रजिस्ट्रार होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, और अगर सेंटर की बात होगी तो जो सेंट्रल रजिस्ट्रार होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, उसके साथ में आरबीआई भी आएगा और आरबीआई गाइडलाइंस को, सुपरवाइजरी गाइडलाइंस को यहाँ पे जारी करेगा। अब आरबीआई के हम देखें कि आरबीआई क्या फंक्शन कर रहा है और जो यहाँ पे रजिस्ट्रार्स हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। तो आरबीआई जो है ये रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है, regulates and supervises कौन से फंक्शंस को करता है, रेगुलेट और सुपरवाइज करता है? बैंकिंग फंक्शन, बैंकिंग फंक्शन को करता है। अमलगमेशन करना हो, मतलब दो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको अमलगमेट मतलब इंटीग्रेट करना हो, अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज। अमलगमेशन और लिक्विडेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का अमलगमेशन करना हो, लिक्विडेशन करना हो, या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको करना हो, या फिर किसी भी लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक हैं इनको करना हो, अमलगमेट करना हो, लिक्विडेट करना हो, तो यहाँ पे जो आरबीआई है वो उसके लिए गाइडलाइंस को जारी करेगा, रेगुलेट करेगा, सुपरवाइज करेगा। इसी तरीके से जो सेंट्रल और स्टेट के रजिस्ट्रार हैं, जो रजिस्ट्रार्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सेंटर या स्टेट के, इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है, इस प्रोसेस को यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो खुद को कोऑपरेटिव बैंक के तरीके से रजिस्टर कराना चाहता है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इन सबको जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का या स्टेट का जो रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो इनको देखेगा, रजिस्ट्रेशन को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा कि बैंक काम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, कितनी पार्शियलिटी, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे इम्पार्शियलिटी है, इन सबको देखेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया हमने, रिक्रूटमेंट को भी यही देखेगा। जो बैंक के एमडी हैं, सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनका रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, इसको भी यही देखेगा। और कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है सारी चीजों का इन बैंक्स में, इनको भी जो रजिस्ट्रार होते हैं स्टेट के या सेंट्रल रजिस्ट्रार जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, ये इनको इन फंक्शंस को यहाँ पे देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, गाइडलाइन देते हैं। रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट। जो बैंक है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, क्या करता है, सबसे डुअलिटी आ गई तब से आरबीआई को भी यहाँ पे रेगुलेट और सुपरवाइज करने का पावर मिल गया। और ये किन चीजों को रेगुलेट और सुपरवाइज कर रहा है, तो बैंकिंग फंक्शन को कर रहा है, अमलगमेशन हो रहा है या लिक्विडेशन हो रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स का, तो ये इनको सी करता है, देखता है, सुपरवाइज करता है। अगर यहाँ पे आरबीआई को ऐसा फील हो कि यहाँ पे जो भी काम किए जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, वो जो यहाँ पे डिपोजिटर्स हैं, जिनके यहाँ पे अकाउंट्स हैं, जो यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन है, जिनके यहाँ पे इंटरेस्ट निहित हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या करेगा,
डेट्रीमेंट करेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहा है, वो क्या होगा, जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पे डिपॉजिटर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेट्रीमेंटल करेगा, उनके इंटरेस्ट को हार्म करेगा। उस कंडीशन में क्या करेगा, आरबीआई क्या कर सकता है, उसकी इन सारी पावर्स को क्या कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है। ठीक है, उसकी इन सारी पावर्स को क्या करेगा, आरबीआई सुपरसीड कर लेगा। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारा है 1949 का, इसमें 2020 में एक अमेंडमेंट होता है और इसके अंतर्गत बोला जाता है कि प्रायर अप्रूवल लेना होगा आरबीआई का। विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं शेयर्स को। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो है उसमें अमेंडमेंट आता है 2020 में, और यहाँ पे बोला जाता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये प्रायर अप्रूवल लें आरबीआई का अगर ये चाहते हैं कि ये इक्विटी या शेयर्स को जारी करना चाहते हैं और ये बॉन्ड्स को जारी करना चाहते हैं, डिबेंचर्स को जारी करना चाहते हैं, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 10 साल से कम का ना हो। अगर ये इक्विटी शेयर्स को जारी करना चाहते हैं और ये बॉन्ड और डिबेंचर्स को जारी करना चाहते हैं जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 10 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अगर ये इन दोनों चीजों को चाहते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक जो हैं इनको प्रायर अप्रूवल लेना होगा हमारे सेंट्रल बैंक से। ठीक है, यहां तक आज की हमारी क्लास। अब हम कल की क्लास को में जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं इनको शुरू करेंगे और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, जहां पे क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक होते हैं, इनको देखेंगे और इनके क्राइटेरिया किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफरेंट है, किस तरीके से ये फंक्शनिंग करते हैं, इन सबको हम कल की क्लास में देखेंगे।